देश मना रहा है आज़ादी के 75 साल यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस खास शो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और इस शो में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बाजार के जाने माने ऐसे दिग्गजों से जिन्होंने 25 से ज़्यादा साल इस बाजार में गुजारे हैं, तेजी और मंदी के कई दौर देखे हैं और हिंदुस्तान को बढ़ते हुए और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर होते हुए देखा है। अब चूँकि आने वाला समय माना जा रहा है हिंदुस्तान का है, तो जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि जब 75 साल के वक्त अगले 25 साल किस तरह के होंगे। और इसीलिए हमने खास थीम दी है इस अमृत महोत्सव पर, इंडिया एट 75 नहीं, इंडिया एट 100। जी हाँ, अगले 25 साल हमारे हैं, यदि हाँ तो कैसे और कितने, बस इसी पर है हमारा ये खास शो। आइए मुलाकात करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और बेहतरीन फंड मैनेजर, एबेकस एसेट मैनेजर LLP के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए, और आपको, आपकी पूरी टीम और आपके बहुत ही प्रसन्न निवेशकों को आज़ादी के इस बड़े महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी आज़ादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल। जिस वक्त हम आज़ादी के जश्न में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब हमारा समय आ गया है, हिंदुस्तान का समय आ गया है। और पैंडेमिक के बाद जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है कई मामलों में, ऐसा लग रहा है बस अब लीडरशिप पोजीशन पर हम हैं, पायलट सीट पर हम हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि आने वाले 25 साल हमारे देश के हैं? अनिल जी, पहले तो मैं ये थोड़ा डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा कि मैं हरदम में ना पॉजिटिव ही रहता हूँ इंडिया पे, तो मेरे व्यूज़ को आप उसी नज़रअंदाज से और वो देखना। सही भी है। लेकिन अगर आप देखिए ना, लास्ट 15-20 साल नहीं, उससे पैसा भी बना है और उससे मन भी अच्छा रहता है जी। लास्ट अगर आप 15-20 साल देखिए तो इंडिया का जो इकोनॉमी का जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक है, पूरा चेंज हो गया है। पहले ग्रोथ रेट बहुत कम हुआ करती थी, इंडिया एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हरदम प्रॉब्लम होती थी। अब आप देखिए बहुत ही एक स्टेबल अपना डोमेस्टिक एक इकोनॉमी है। उससे क्या होता है ना, अगर ग्लोबली अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो वी हैव इंटरनली बहुत सारा अपना स्ट्रेंथ है जिससे हम उसको फेस कर पाते हैं। आप अगर लास्ट 3-4 साल का ही देख लीजिए, कोविड आया, अभी रशिया और यूक्रेन का इशू है, चाइना और ताइवान का भी इशू आ रहा है। आई थिंक हर ये इशू में इंडिया स्ट्रॉन्गर बन के आ रहा है या स्ट्रॉन्गर इमर्ज होके आ रहा है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है लास्ट 15-20 साल में। अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को देख लीजिए, अपने करेंसी के स्टेबिलिटी को देख लीजिए, इंटरनली अगर आप देखिए, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्रीकल्चर हो या सर्विसेज हो, सब जगह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और आई थिंक वो सब दिख रहा है कि 75 साल में वी आर नाउ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। मैं हरदम कहता हूँ 1947 से 2007 60 साल लगे हमें $1 ट्रिलियन पहुँचने को, और उसके बाद 15 साल में हम 3 गुना हो गए। तो हम 75 साल बाद में 3 ट्रिलियन पे आ गए, और आगे ये पेस बढ़ना ही बढ़ना है। तो आई थिंक इंडिया इज इमर्जिंग एज अ मेजर इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। लेकिन जो ये स्पीड बढ़ने वाली, देखो धीमे धीमे हम अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ से स्पीड बढ़ने के क्या कारण होंगे? दोनों, एक्सटर्नल हिंदुस्तान के बाहर के और इंटरनल हिंदुस्तान के अंदर के। तो एक तो अनिल जी, आप देखिए ये साल पूरे दुनिया में ये एक कंसर्न है कि रिसेशन में जा रही है दुनिया। और ऐसे माहौल में भी इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% से ऊपर बढ़ने की संभावना है, फोरकास्ट है। तो आई थिंक एक 7% जीडीपी ग्रोथ इज़ नॉट स्मॉल। बट आपका अगर क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर दूं, तो अगर आप देखिए बाहर क्या हो रहा है, आई थिंक अभी जो चाइना और ताइवान का जो इशू चल रहा है, इसके पहले भी एक चाइना +1 स्ट्रैटेजी इमर्ज होके आ रही थी। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो यूएस है, वो एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रही है चाइना के अलावा, जिससे वो अपने माल खरीद सके। क्योंकि चाइना बहुत ही, एक तो बहुत बड़ी हो गई है कंट्री, दूसरा चाइना में कुछ ना कुछ होते रहता है जिससे एक जो खरीदार है चाइना से, उसको हरदम भय लगा हुआ रहता है। और आई थिंक ताइवान के इशू के बाद तो वो और बढ़ के आया है।
और हम देख रहे हैं लास्ट 3-6 महीने में ये मेक इन इंडिया और चाइना प्लस वन एक्चुअली जो खाली एक स्लोगन था वो अब रियलिटी में बदल रहा है। गवर्नमेंट ने भी जो पीएलआई स्कीम है, जो इनकम टैक्स कट किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे 15% कर दिया है, और जो चाइना का अपने इंडिया को बेनिफिट हो रहा है, आई थिंक दैट विल बी गुड। एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी आ गई है। आई थिंक भगवान की भी अपने थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज मानसून्स हैव बीन प्रीटी नॉर्मल, बट वाटर टेबल प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, उससे क्या है, एक रूरल इकोनॉमी में भी एक अपटिक आई है। और जनरली बिकॉज इकोनॉमी इतनी अच्छे से चल रही है, एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबका मिश्रण होके अगर 7-7.5% भी इंडिया अगर ग्रो होता है, तो ये जो 75 साल $3 ट्रिलियन को लगे, ये अगला 3 ट्रिलियन माने 3 से 6 हमें सिर्फ 7 या 8 साल में पार कर जाएंगे, यू नो। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप सोचिए जो 75 साल में हमने वेल्थ क्रिएट की है एज अ कंट्री, वो अगले 7-8 साल में उतनी वेल्थ क्रिएट होने वाली है, यू नो, इकोनॉमी में। मैं इक्विटी मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। और जो इंटरनल एक आज कैपिटल अवेलेबिलिटी है, आज फॉरेनर्स ने इतना माल बेचा, लेकिन डोमेस्टिक जो सेविंग्स है, जो पहले रियल एस्टेट या गोल्ड या जो बोलते हैं ना डेड एसेट्स में चली जाती थी, अब वो एक्चुअली प्रोडक्टिव एसेट जैसे इक्विटी में आ रही है। तो इंटरनल कैपिटल जनरेशन भी हो रहा है, और इंटरनल कैपिटल जनरेशन अलॉन्ग विथ एक्सटर्नल कैपिटल जनरेशन, जब कैपिटल फ्लो जब होगा, तो ये पेस हमारा ग्रोथ का और सस्टेनेबल और फास्ट हो सकता है। तो वी आर वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल। तो अब समय भी कम लगेगा, और अगर उसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो 1 से 2 ट्रिलियन होने में वक्त लगता है, लेकिन 3 से 6 ट्रिलियन होने में भी अगर उतना ही वक्त लगे तो स्पीड काफ़ी बेहतर होगी, साइज़ बड़ी होगी। लेकिन एक सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई चलिए, छोटे बेस पर ग्रो करना तो आसान काम है, अब धीमे धीमे हमारी इकोनॉमी का बेस भी बढ़ रहा है। दूसरा ये कि अगर हमें दुनिया की टॉप 2-3 इकोनॉमी में पहुंचना है तो फिर लगातार 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वैसी ग्रोथ चाहिए। तो क्या वैसे हमारे मार्केट्स हैं, वैसी हमारी इकोनॉमी है, वैसे हमारी कंट्री है कि हम ये लंबे समय तक हाई ग्रोथ मेंटेन कर पाएँ? नहीं अनिल जी, आशा तो है, लेकिन उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा एज अ कंट्री। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पुश है गवर्नमेंट का, लेकिन अभी माइल्स टू गो है, अभी अब रास्ता बहुत लंबा है। हमारे जो पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट है, रोड्स का डेवलपमेंट है, जो बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की पोजीशन तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी भी हम 80-90 पोजीशन पे हैं। आई थिंक उसको हमें 15-20 पोजीशन पे लाना पड़ेगा। आई थिंक तो काम तो बहुत करना पड़ेगा, लेकिन हम तेज़ी से और बढ़ सकते हैं कि नहीं, देयर इज़ नो डाउट हम बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आप बड़े बड़े जो ग्लोबल एजेंसीज़ है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बड़े बड़े जो ब्रोकिंग कंपनीज़ है, उनके अगर सबके फोरकास्ट देखो तो बहुत क्लियर है कि 2030 तक इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, और थोड़ा हम आगे जाएंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी में हम हो सकता है कि 2nd लार्जेस्ट भी हो जाएं। हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग है, उसका जो बेनिफिट है वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अब आप देखिए अभी आज इतने जो ग्लोबली शॉर्टेज हो गई है मैन पावर की या लोगों की, इंडिया में वो एक जो पॉपुलेशन पहले एक जो नेगेटिव हुआ करता था, अभी वो एक टेलविंड हो गया है। इंडिया इज़ नाउ एक्सपोर्टिंग, आई वुड से, टैलेंट। आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, जो फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, कितने सीईओज इंडिया से हैं। आज जो टेक्नोलॉजी में इंडिया जो काम कर पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेटेड मैन पावर है, वही अभी फार्मा और केमिकल और इंजीनियरिंग में भी देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर पोटेंशियल है तो हम बैठ जाएं। हमें काम तो कंटिन्यूस करना पड़ेगा। और जो ये प्रोसेस शुरू हुआ था मिड 90s से, जो इंडिया में एक रिफॉर्म का और इंडिया को एक थोड़ा डेवलप नेशन बनाने का, वो हम अभी आधे रास्ते पे पहुंचे हैं, आधा रास्ता और हमें कवर करना बाकी है। तो आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस जो अभी आ रहा है, उसे हमें और तेज़ी से और स्ट्रांगली आगे लेके जाना होगा। सुनील जी, कई बार जब मैं आपसे बात करता था, इंटरव्यू करता था, और जो चिंताएं होती ना कि ये खराब है, वो खराब है, ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव, तो आप कहते थे जब सारे नेगेटिव है ना टिक हो जाएंगे तो सेंसेक्स आपको 1 लाख का दिखेगा। अब तो 1 लाख बड़ा छोटा सा दिखता है। तो 25 साल बाद सेंसेक्स निफ्टी कहाँ दिख सकता है? कितने लाख सेंसेक्स
कितने लाख का सेंसेक्स हो सकता है, और आई एम श्योर निफ्टी भी लाखों में ही होगा। देखो, अगर 12% भी ग्रोथ होती है ना तो हर 6 साल में डबल हो जाता है, तो Right. 25 साल में ये हो जाएगा 16 गुना। ये अगर एक सिंपल कैलकुलेशन है, तो अगर 12% भी अगर ग्रोथ होती है निफ्टी की ओवर 25 ईयर्स, तो 16 गुना होता है। बट ये स्प्रेडशीट पे नंबर बहुत आसान लगते हैं, इतना इजी भी नहीं होता है। 16 गुना में हो नंबर आ रहा सकता है है नियर टर्म में उसकी 16 ग्रोथ गुना में थोड़ी नंबर आ ज़्यादा रहा है फास्ट हो। 2,80,000 का निफ्टी का, और सेंसेक्स में तो थोड़ा मेरा कैलकुलेटरी मामला, हाँ 9,60,000। 8 लाख। मतलब ये बहुत एम्बिशियस लेवल नहीं है, आ सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, बट नहीं, बट 25 साल 12% ग्रो करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत आसान लगता है, जैसे आपने पहले कहा, बेस इफेक्ट जब भी बढ़ जाता है। आप देखिए, अगर 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे अगर हमको 7-8% डॉलर बढ़ना है, तो हमें 300 बिलियन ऑलमोस्ट ऐड करना है। 300 बिलियन का हमारा इकोनॉमी की साइज थी 2001 में, तो जितनी 2001 में इकोनॉमी की साइज थी, अभी उतना हर साल हमें ऐड करना है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी, बट टारगेट और एम्बिशन हरदम बढ़ा ही रखना चाहिए। और विद अ लिटिल बिट ऑफ लक जरूर हम वहाँ वो टारगेट तक पहुँच सकते हैं। ठीक बात है। तो बड़े लेवल्स आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि अगर लोगों को 12% आप कंपाउंड रेट बोलें तो वो मतलब है ना, ज़्यादा ऐसा लगता है ठीक है 12%, लेकिन यही बोले कि 17,500 की निफ्टी 2.5-3 लाख हो सकती है, तो लगता है हाँ कुछ लेवल बड़ा है जो हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि इंडिया में जिस स्पीड से हम बढ़े, वो तब बढ़े जब हमारे पास इतनी ज़्यादा कंपनियां नहीं होती थी, मार्केट कैप इतना नहीं होता था, हमारे अपने इन्वेस्टर्स ज़्यादा नहीं थे, जो थे बहुत थोड़ा पैसा लगाते थे। अब तो सिचुएशन पिछले 2 सालों में काफ़ी इस मामले में बदली है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पुराना समय था उससे ज़्यादा हम ग्रो करने चाहिए बजाय कम करें? नहीं, आप जो कह रहे हो अनिल जी, एकदम एकदम लॉजिकल है। मैंने इसको टच भी किया कि पहले हम फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट होते थे ग्रो राइट। करने के लिए, बिकॉज इंडिया इज़ अ कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री, हमें कैपिटल की ज़रूरत है। अब डोमेस्टिक कैपिटल भी आ रहा है, तो उससे बहुत एक स्टेबिलिटी आ गई है। अगर ये दोनों कैपिटल एक साथ में मिले तो 100% इंडिया की ग्रोथ रेट फास्ट हो सकती है। बट दुनिया भी थोड़ी वॉलेटाइल है। हमने लास्ट 2 साल में देखा कि फॉरेन कैपिटल इनफैक्ट नेगेटिव था। उसके बावजूद भी इंडिया ने ग्रोथ अपना मेंटेन किया, बिकॉज इंटरनल कैपिटल भी था। बट अगर दोनों साथ में आए, फॉरेन कैपिटल और डोमेस्टिक कैपिटल, तो ज़रूर से ये ग्रोथ तेज हो सकती है। लेकिन है ना, 7-8% से ज़्यादा बढ़ना भी एक थोड़ा रिस्की होता है, बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा आप भागने की कोशिश करते हो ना, तो 25 साल तक आप नहीं भाग पाओगे। तो आई थिंक इट इज़ आई वुड से फेयर कि हम है ना 7-8% 20-25 साल ग्रो करने की कोशिश करें, रादर के 10-12% 5 साल ग्रो करने की कोशिश करें। और अगर हम 7-8% भी ग्रो करते हैं रियल टर्म्स में, तो नॉमिनल टर्म्स में 11-12% हो जाता है, विच इज़ नॉट बैड दुनिया को देखते हुए। और एक थोड़ा बहुत हमें लग भी चाहिएगा। आई थिंक ऑन क्रूड हम बहुत बाहर से डिपेंडेंट हैं। जब क्रूड 130-135 हुआ तो इंडिया को ज़रूर थोड़ी दिक्कतें आई। हमारा एक्सचेंज, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सब इम्पैक्ट होता है, इन्फ्लेशन। अब क्रूड थोड़ा 90 की तरफ आया है। हमारा तो मानना है कि क्रूड और नीचे आ सकता है, बट एक ग्लोबल फैक्टर के वजह से थोड़ा बहुत नियर टर्म में ये सब इम्पैक्ट होते रहेंगे। तो थोड़ा लग भी चाहिएगा इंडिया को, और थोड़ी कोशिश भी करनी पड़ेगी हम सबको। गवर्नमेंट तो करेगी, बट हम सबको भी कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन आई वुड बी मोर हैप्पी विथ 7-8% ओवर 20 ईयर्स रादर देन 10-12% 5-6 साल के लिए। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा आगे का आउटलुक। अब सर ये बताएं कि अगले 20-25 सालों में जब तेज़ी होनी है, इकोनॉमी मजबूत रहनी है, बाजार भी चलेंगे, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, कौन से थीम्स आपको लगता है जो इंडिया में काम करेगी? कोई ट्रेडिशनल या कुछ नया हो सकता है अलग हटकर? अनिल जी, प्रॉब्लम ये है ना कि हम थीम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन आजकल बाजार है ना बहुत ज़्यादा फास्ट
रिएक्ट कर जाता है। तो जैसे बैंकिंग था, 2 महीने में ही बैंक्स जितना अंडर परफॉर्म किए थे पूरा का पूरा आउट परफॉर्म कर दिए। कैपिटल गुड्स में लग रहा था कि थोड़ा मेक सेंस टू लुक एट इट, बट 2-3 महीने में ही बहुत ज़ोर से दाम बढ़ गए। तो नियर टर्म में थीम्स का नहीं पता चलता है, बट अगर इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से अगर 6 ट्रिलियन होनी है अगले 7-8 साल में, तो बैंकिंग डेफिनेटली बैंक्स को काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज 3 से 6 ट्रिलियन होने के लिए उतना कैपिटल स्पेंडिंग भी करनी पड़ेगी, और अभी रिटेल की क्रेडिट डिमांड भी है, हाउसिंग की भी क्रेडिट डिमांड है। तो बैंकिंग, बट उसमें जो वेल कैपिटलाइज्ड और जो अच्छे ब्रांड के बैंक्स हैं उसमें अब ध्यान दीजिए। मेरा अभी भी मानना कंटिन्यूस वही रहेगा कि इंडिया के पास जो टैलेंटेड मैन पावर है, तो उसके जो फ़ायदे वाले सेक्टर हैं, आईटी इन पर्टिकुलर, और टू सम एक्सटेंट जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जहाँ पे एडुकेटेड टैलेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे भी इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा, और वैसे सेक्टरों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो न्यू एज सेक्टर्स हैं, वो कभी जाएंगे नहीं हमारे लाइफ से, अभी वो इनग्रेंड हो गए हैं, हम उनके बिना रह नहीं सकते हैं। खाली वैल्यूएशन की बात है, तो अगर कभी भी मौका मिला तो न्यू एज सेक्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि 15-20 साल बाद में जो निफ्टी का कैरेक्टरिस्टिक होगा या सेक्टर वेटेज होगा, वो आज के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा। तो इंडिया में अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास सब टाइप की कंपनियां हैं, सब टाइप के सेक्टर्स हैं। तो 3 से 6 ट्रिलियन होने के लिए हमें कोई नए सेक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, जैसे लॉजिस्टिक्स है या डिजिटल है। बट जो पुराने सेक्टर है, जो स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं, जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, जो मशीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनकी भी ज़रूरत होगी। तो आई थिंक इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकलेगी। बट ये नियर टर्म में सेक्टर्स बहुत आजकल फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो उनको खेलना बहुत ही मुश्किल काम है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जो बेसिक हमारी थीम्स हैं फाइनेंशियल्स की, कंजम्पशन की, वो तो हिंदुस्तान में मजबूत रहने वाली है। अब जो पिछले 2 सालों में बदला है हमारे हिंदुस्तान के बाज़ारों में, और इंडस्ट्री बढ़ी हुई है, नए निवेशक आए हैं, और बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो 25 साल पिछले देख चुके हैं और वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आगे आने वाले 25 सालों के को लेकर। लेकिन अभी जो यूथ है 20-25-30 साल की उम्र के बड़े इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टर बड़ी संख्या में जो बाज़ार में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या 25 साल के व्यू के हिसाब से आप उनको क्या सलाह देंगे? क्या करना चाहिए? क्या व्यू रखना चाहिए? कैसे निवेश करना चाहिए जिससे कि आने वाला जो हमारा बेहतरीन समय है उसका वो फ़ायदा उठा सके? अनिल जी, आज का जो यूथ है ना, वो हम जो उनकी उम्र के थे, हमारे मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, और थोड़े ज़्यादा रिस्क टेकर भी हैं। क्योंकि हमने हमारा जब कैरियर शुरू किया था ना, तभी हमें तो बेसिक चीज़ों के लिए जीना था, रोटी कपड़ा और मकान, और दैट वाज द एस्पिरेशन। अभी उनके पास ये सब है, उनका एस्पिरेशन है ग्रोथ का। तो आई थिंक एक अच्छी जो कल्चर जो डेवलप हो रही है इंडिया में ना, एक तो जो बाहर पढ़ रहे हैं वो काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं इंडिया में, एक जो स्टार्टअप का एक माहौल बना है वो बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। और अगर आप देखिए सब कंपनियां हैं जो पेटीएम, जोमेटो और ये जो भी है बाज़ार में जो भी हुआ हो, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा उन्होंने बिजनेस डेवलप किया और कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है। आई थिंक ये जो करंट यूथ है वो एंटरप्राइजिंग है, वो एडुकेटेड है, वो बाहर जो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ है वो इंडिया में लाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक उसको देखते हुए दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये 3 से 6 ट्रिलियन या 3 से 10 ट्रिलियन का जो सफ़र है वो तय करने में। एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न, ये इन्वेस्टर्स जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि इक्विटी में ही इन्वेस्ट करके वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा आप एनालाइज करो तो जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टर है, जो इक्विटी में भी इन्वेस्टर है, वो यंग होते जा रहे हैं, और आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी वेलकम चेंज विच इज़ हैपनिंग। तो ये इन्वेस्टरों के लिए मैं यही कहूँगा कि नियर टर्म तो ऊपर नीचे होते रहेगा। आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो इंडिया पे भरोसा रखना पड़ेगा, और अगर आप इंडिया पे भरोसा रखोगे और ग्रोथ आएगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 100% ग्रो होगा। ठीक बात है, इंडिया पर भरोसा करेंगे और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएंगे तो पैसा बनने ही बनने वाला है। अच्छा,
ये तो इक्विटी मार्केट की बात हुई, हमारे बाज़ारों की बात हुई, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इक्विटी में पैसा नहीं लगाते हैं। लोगों को गोल्ड पसंद है, प्रॉपर्टी पसंद है, कई लोग बड़े कंजर्वेटिव हैं, फिक्स इनकम में रहना चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं। तो बाकी जो एसेट क्लास है, उनमें कहाँ और किस तरह का पैसा बन सकता है और वहाँ पर क्या मौके हो सकते हैं निवेशकों के लिए आने वाले समय में? सो फिक्स्ड इनकम में अभी थोड़े से रेट बढ़े हैं, जो 5-5.5% पे आ गए थे रेट, वो अभी 7-7.5% की रेट्स बन रही है। मेरा मानना है कि अगर आप फिक्स्ड इनकम के इन्वेस्टर हो तो ये अच्छी रेट है, आपको 5-7 साल के लिए लॉक इन कर लेना चाहिए। जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, मैं हरदम ये कहता हूँ आई एम नॉट अ गोल्ड इन्वेस्टर, लेकिन हमारे जो बेटर हाफ है उन्होंने ये हरदम प्रूव किया है कि थोड़ा बहुत गोल्ड हरदम आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है, बट आई हैव नो व्यू देयर। रियल एस्टेट जो लास्ट 4-5 साल में जो मूव आया है पर्टिकुलरली कोविड के बाद, आई थिंक उसके बाद एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए। 2-3 साल के व्यू से मेरे हिसाब से कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, बट रीट्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो आए हैं वो बहुत वेलकम है। और लास्ट 2-3 साल में ये रीट्स और जो बोलते हैं ना रेंटल इनकम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ने अच्छा 7-8% का रिटर्न दिया है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो रीट्स और फिक्स्ड इनकम देख सकते हैं, और गोल्ड पे मेरा कोई व्यू नहीं है फ्रेंकली। बात है। तो काफ़ी कुछ मौके आपके लिए अब भी हैं, नो डाउट। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो रीट्स बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। फिक्स इनकम में भी जो लोग कंजर्वेटिव है, पैसा वहाँ पर भी बनेगा, और इक्विटी तो आपके लिए सदाबहार है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आप जैसे फंड मैनेजर्स हैं, आप जैसे बड़े वेटरन्स हैं बाज़ार के, जो लगातार इतने सालों से ये काम करते हैं, तो आगे भी भविष्य निवेशकों का बेहद सुरक्षित है और साथ ही उज्जवल भी है। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर इस खास बातचीत के लिए आपने समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद सर। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। एक बार फिर से आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।